गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी में लगभग हम लोगों ने 2.5 यूनिट से भी ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली हैं। देखिए, फर्स्ट सेकेंड यूनिट आपकी बहुत सेकेंड यूनिट सबसे बड़ी यूनिट थी, तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने उसमें कवर कर लिया है। थर्ड यूनिट का जो आज पार्ट है, आज आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि थर्ड यूनिट का जो आधा पार्ट है वीपीएन है, एक्सेस कंट्रोल है, आईडीएस, ये तीनों टॉपिक मैंने आपको सेकेंड यूनिट में ही कवर किया है, पहले से भी कवर करके रखा है, ये टॉपिक हो चुके हैं। आज आपको डेवलपिंग सिक्योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम बता के आज थर्ड यूनिट कंप्लीट करेंगे। और आपका जो नया सिलेबस है उसमें आपको फिफ्थ यूनिट है, पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें 4 ही यूनिट है, तो 4 और फिफ्थ यूनिट जो है आपकी वो कंबाइंड ही 4 यूनिट की है पुराने वाले। तो आपको जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है आपके ग्रुप में, वो सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसको भी पढ़ते रहिए, बाकी ये कवर करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि नेक्स्ट वाली जो भी आपकी क्लास होगी तब तक हम लोगों को ये कवर करना है। ठीक है, चलिए पहला है आपको डेवलपिंग सिक्योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम। डेवलपिंग सिक्योर इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करना है आपको अभी तक। अब एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन, अभी तक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपने पढ़ा, एप्लीकेशन सिक्योरिटी पढ़ा, अब आपको क्या करना है, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है जो कि सिक्योर होना चाहिए। पहले से ही हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर ना हो। तो ये इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, आपके पास 3 पैरामीटर, 3 फेजेस होना चाहिए, जिससे हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर। पहला जो पॉइंट है आपका वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिक्योरिटी। These 3 parameters is based on your developing secure information system, or you can say that data security, network security and physical security are responsible for secure information system. डेटा सिक्योरिटी पे आपने पढ़ रखा है पहले से ही कि आपके डेटा को कैसे, अपने डेटा को आपको सिक्योर रखना है। इसके बहुत सारे मेथड्स आपने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट में देख लिया है। डेटा सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग डेटा प्रोटेक्टेड फ्रॉम करप्शन एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। आपको अपने डेटा को सिक्योर करना है अनऑथराइज्ड एक्सेस से, और कोई भी मिसयूज़ ना कर पाए आपके डेटा को, विदाउट योर परमिशन आपका डेटा यूज़ ना। Network security consists of the policies adopted to prevent and monitor unauthorized access, misuse, modification or denial of computer network and network accessible resources. Network security components often include, नेटवर्क सिक्योरिटी में आपका जो भी नेटवर्क है, जो भी सर्वर है, जो नेटवर्क से रिलेटेड और भी आपकी एंटिटीज़ हैं, उनका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, उनका मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, उनका अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अपने नेटवर्क को हमेशा मॉनिटर, वॉच करते रहना है, प्रिवेंट करना है इन सारी जो अनऑथराइज्ड एक्सेसेस या इलीगल एक्सेसेस है उनसे आपको बचाना है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में कई सारे कंपोनेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हमें क्या करना होता है, अपने नेटवर्क को हम बचा सकते हैं। आप पढ़ रखे एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर। एंटीवायरस से आप क्या करते हैं, वायरस से बचने के लिए आप एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। स्पाईवेयर आपके पास एंटी स्पाईवेयर है। फायरवॉल टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर नेटवर्क, फायरवॉल को आपने डिटेल में पढ़ रखा है, फायरवॉल का यूज़ करते हैं हम। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीएस टू आइडेंटिफाई फास्ट स्प्रेड, जैसे आपका आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, सेम आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, जो कि आपको जितने भी थ्रेट्स हैं, जो भी आपके इलीगल इशूज़ या जो भी थर्ड पार्टीज़ या जो भी पर्सन आपको एक्सेस करना चाहता है, उनसे प्रिवेंशन के लिए इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन का यूज़ मैंने आपको बताया कि आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए ये आपके पास और भी अदर कंपोनेंट है जो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट है आपका फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब अब आपको क्या कहा कि ह्यूमन की प्रेजेंस होनी चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी डिस्क्राइब सिक्योरिटी measures that are designed to deny unauthorized access to facilities, equipment and resources, and to protect personal and property from damage. Physical security involves the use of multiple layer of independent system which include CCTV, surveillance, etc. फिजिकल सिक्योरिटी क्या होता है कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस या जो भी फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट है, रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करें, पर्सनली उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डैमेज होने से बचाएं। ये आपका क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी है। ठीक,
तो इस फिजिकल सिक्योरिटी को आपको इन्वॉल्व करना। अब फिजिकल सिक्योरिटी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में आईटी में यूज़ हो रही है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है सीसीटीवी कैमरा। सर्विलांस पे आप सुने कि नंबर यूज़ किया जाता है कि सर्विलांस पे रख दीजिए। डिजिटल लॉकर है आपके पास, बहुत सारे ऐसे हैं, उसको वो भी 1 बाय 1 कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिक्योरिटी। अब आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है, सिक्योर डेवलप करना है, सिक्योर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना है। तो उसके बिहाफ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो सबसे पहले वल्नरेबिलिटीज़ आपको ढूंढनी पड़ेगी कि आपकी कमियां क्या, कहाँ पे कमजोरी है, जहाँ पे अटैकर अटैक कर सकता है और आपको सिस्टम को ब्रेक कर सकता है। लूप होल्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उनको मजबूत करने पड़ेंगे। तो यही चीज़ आपकी है कि एप्लीकेशन विद इन vulnerabilities that are used by attacker gain access the client side application। सेम वही है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी जो vulnerabilities है, जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम कमज़ोर हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्लाइंट साइड से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कोई पर्सन आके एज अ क्लाइंट आपकी सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, आपके सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो डिफेज अ वेबसाइट, इंसर्ट स्पैम लिंक्स, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। इंसर्ट मैलिशियस कोड, स्टील विजिटर इन्फॉर्मेशन, स्टील अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये आपका क्या, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर सकते, स्टोर कर सकते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, स्पैम आपका ऐड कर सकते हैं, एक कोई अदर वेबसाइट आपकी वेबसाइट के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सब जगह पे क्या प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से आपको अपने क्लाइंट साइड से जो एक्सेस हो सकते हैं थ्रेड्स, उसको रोकने के लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये आपका जो टॉपिक है, ये पूछता भी एग्जाम में खूब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इज द सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स। सबसे बात आप समझिए, गवर्नेंस क्या होता है, आपकी गवर्नमेंट भी होती है, आपकी सरकार, जैसे नॉर्मल आपकी क्या है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो यहाँ आपके क्या करता है कि हर चीज़ को वॉच करता है और उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी काम है उनको हमेशा देखता है, समझता है और उसके अकॉर्डिंग आगे एक्ट करता है। यहाँ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस है, एक आपकी बॉडी है, एक गवर्नेंस बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सारी चीज़ों को जो भी एक्ट हो रहे हैं उनको डायरेक्ट कंट्रोल करने वाला है। गवर्नेंस स्पेसिफाई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड्स ओवरसाइट टू इंश्योर दैट रिस्क आर adequately mitigated while management ensure that control are implemented to mitigate risk। ये पूरी जो गवर्नेंस होगी वो पूरी उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या करेगा कि आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी आप डिज़ाइन करेंगे, जो भी सिक्योरिटी आप अपने पार्टिकुलर वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे आपको क्या करते हैं, एक पूरा का पूरा गाइडलाइंस आपको हमेशा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और जो आपका मैनेजमेंट क्या होगा कि वो जो भी हमारे पास रिस्क हो रहा है उनको लगातार क्या करें, एनालाइज करें, उनको डिटेक्ट करें, उनको आइडेंटिफाई करें और उस हिसाब से आगे वर्क करें। ठीक है, द 5 जनरल गवर्नेंस एरियाज आर, जो आपकी गवर्नेंस एरिया है, गवर्न द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल एसेट्स। कह रहा है कि सबसे पहली चीज़ है कि 5-6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपकी गवर्नेंस बॉडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्न क्या क्या कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं, जो भी एसेट्स हैं पार्टिकुलर किसी कंपनी के या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन से, उनके ऑपरेशन और एसेट्स दोनों को प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड पॉइंट, प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट शेयर एंड स्टॉक प्राइस। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हर कंपनी अपना पैसा, अपना शेयर मार्केट में लगाती है, स्टॉक में लगा। आपने सुना होगा सेबी जैसे अपने इंडियन गवर्नमेंट के लिए वर्क करती है कि जितनी भी कंपनियां हैं उनको मैनेज करना, कोई कंपनी भागे ना, या उनका कैसे रजिस्ट्रेशन होना है, गवर्नमेंट उनको कैसे देख सकती है कि वो ये जो भी आपके फंड है उनका सही यूटिलाइजेशन कर रही है, अपने किसी को नुकसान नहीं कर रही है, तो वॉट एवर जो भी चीज़ें। तो वैसे आपका क्या कह रहा है कि गवर्नेंस बॉडी का ये भी है कि वो मार्केट को, स्टॉक प्राइस को, ये सब को भी देखें।
गवर्न द कंडक्ट एम्प्लॉइज़ की टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज डेटा हैंडलिंग, ये सारी चीज़ों को भी वो गवर्न करे कि टेक्नोलॉजी नए नए हैं, डेटा कैसे मैनेज किया जाए, एम्प्लॉइज़ की कैसे, जैसे एम्प्लॉइज़ के डेटा है या जो भी पर्सन सबको सिक्योर कैसे रखा जाए, इन सब सारी चीज़ों का भी है। प्रोटेक्ट द रेपुटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आर मेट, ये सारी चीज़ें वन बाई वन गवर्नेंस के अंडर में आती हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सिक्योरिटी गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाती हैं, तो ये बहुत सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लिखा है, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वाइड इशूज लीडर अकाउंटेबिलिटी इज ब्रीफ, या आपके नोट्स में बहुत अच्छे से आप यहाँ से आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप बहुत नॉर्मल इसमें कुछ समझने की बहुत उतनी प्रॉब्लम आपको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आ रहा है। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे कि अब जैसे बेनिफिट क्या है इसके यूज़ करने के लिए, तो आप इंक्रीज प्रेडिक्टेबिलिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, आप सबसे बड़ी प्रेडिक्शन आपका बढ़ेगा, अनुमान बढ़ेगा, गेस बढ़ेगा, और अनसर्टेनिटी जो है बिजनेस में प्रॉब्लम आती, चैलेंजेस आती, वो थोड़ा हटेगी, वो ख़त्म होगी। तो आपको क्या, आपके बिजनेस के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छी बात है। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पोटेंशियल फॉर सिविल एंड लीगल लायबिलिटीज, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमाइज एलोकेशन रिसोर्स, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं कि सिविल और लीगल जो लायबिलिटीज़ है वो प्रोटेक्ट होंगी, आपको सिक्योरिटी पॉलिसी कंप्लायंस होंगी, ये बहुत कॉमन चीज़ें, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज द ongoing process of identifying information security risk and implementing plans to address them। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे हम लोग फिर कवर कर रहे हैं। आपको याद होगा कि स्पाइरल मॉडल में ग्राफ में मैंने आपको बहुत अच्छे से रिस्क आइडेंटिफाई करना, रिस्क कैसे हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना है, फिर प्रिवेंट करने के लिए रिस्क एनालाइज करना, फिर कैटेगराइज करना। मैंने आपको एक एक चीज़ समझाया था, रिस्क एनालिसिस, रिस्क कैटेगराइजेशन, आपको क्या करना, डिटेक्ट करना, एनालिसिस करना, कैटेगराइज करना, और फिर प्रिवेंट करना, उसको आपको कैसे अवॉइड करना है, उसको कैसे उससे में सही रखना है। तो ये सारी चीज़ें फिर भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि रिस्क कैसे हम, तो रिस्क मैनेजमेंट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स टू एड्रेस देम। ठीक, आपके रिस्क, किसी भी काम को करने में आपको पता होना चाहिए रिस्क का मतलब क्या है कि आपको जो फेलियर, टास्क को कंप्लीट होने के जो फेलियर चांसेस हैं, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो या करने जा रहे हो, तो वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आपको समस्याएं आ सकती हैं, वही आपके रिस्क हैं। कि वो नंबर ऑफ फेलियर अकरेंसेस जो आपके किसी काम को कंप्लीट होने में आए, वही आपका क्या है, रिस्क है। ठीक है, अब बात यहाँ पे है कि रिस्क को हम बेसिकली यहाँ पे वो कैटेगराइजेशन दो पार्ट में कर दे रहे हैं, रिस्क असेसमेंट और रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क असेसमेंट इन द सेंस कि रिस्क को वही जैसे एनालाइज की मैंने बात, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए, क्वांटिफाई करिए, ऑन प्रायोरिटी रिस्क करिए। कहने का मतलब सबसे पहले रिस्क को आप आइडेंटिफाई, किस टाइप का रिस्क है, जिस टाइप का आपका वर्क, किस टाइप के आप आइडेंटिफाई कर लिया, एसेस किया, एनालाइज करेंगे तभी आइडेंटिफाई होगा। फिर क्वांटिफाई, कितनी लेवल है उस रिस्क की, मतलब उसके अगर वो अकर हो गई तो आपने इसके बैकअप के लिए क्या रखा है, आपका काम कंप्लीट हो पाएगा। प्रियोरिटी आपको प्रायोरिटाइज रिस्क कि सबसे पहले जो हाई रिस्क जो है, जैसे उसको, जैसे अभी आप क्या देख रहे हो, एक नॉर्मल कॉमन सा एग्जांपल, जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री को छोड़ दें। अभी कोरोना पूरी आपके हर जगह कोरोना एक महामारी है जो कि फैली हुई है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि प्रायोरिटी कैसे सेट किया है, पूरे कंट्री को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को उसने 3 जोन में बांट दिया। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको है, रेड जोन को। रेड जोन में खतरा ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो चीज़ें मूवमेंट है, जो भी वहाँ की रूल वो डिफरेंट। फिर ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है, दैट इज़ अ प्रायोरिटी। हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, कैसे कैसे हम काम करेंगे। ठीक है, यही 3 बेसिक फंडामेंट हैं इस रिस्क असेसमेंट के। उसके हिसाब से हम लगातार अपने वर्क को देखेंगे अगेंस्ट बोथ द क्राइटेरिया ऑफ रिस्क एक्सेप्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स रिलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। वही है, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम अपना क्राइटेरिया सेट करेंगे और उसके बिहाफ पे रिस्क का असेसमेंट करके, और हम उनको 1 by 1 कैटेगराइज करेंगे और प्रायोरिटी बेस पे सेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट, इसका रिस्क ट्रीटमेंट। अब आपको सब कुछ पता चल गया कि किस टाइप का रिस्क है, कितना ज़्यादा रिस्क है, और जो लेवल है रिस्क का, जो रिस्क का सिम्टम्स है वो क्या है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रिस्क ट्रीटमेंट। अ रिस्क ट्रीटमेंट इज अ डिसीजन नीड्स टू बी मेड, पॉसिबल ऑप्शन फॉर रिस्क ट्रीटमेंट इंक्लूड। सबसे बड़ी बात है कि रिस्क को
ट्रीटमेंट इन द सेंस कि आपको इस रिस्क से बचना है, अपना काम कंप्लीट करना है, आपको जो प्रॉब्लम है उसको अवॉइड करके अपने टास्क को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। नोविंगली एंड ऑब्जेक्टिवली एक्सेप्टिंग रिस्क, प्रोवाइडिंग दे क्लियरली सेटिस्फाई द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज एंड क्राइटेरिया ऑफ रिस्क एक्सेप्टेंस। जैसे आप देखे होंगे बहुत जगह हर कंपनी के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसके बिहाफ पे वहाँ पे रिस्क होती है। जैसे आपको जॉब, आप काम सही से नहीं करेंगे तो आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे, आप कोल्स माइंस में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क है कि नहीं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस हिसाब से जो रिस्क आपकी प्लानिंग है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सारी जो पॉलिसी बनी है उसको आपको देखना, मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वन बाई वन वही सारी चीज़ें रिस्क के बारे में है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, सिक्योरिटी इशूज इन हार्डवेयर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, जो कि हार्डवेयर से रिलेटेड अब बातें आती है कि जो हम हार्डवेयर डिज़ाइन करेंगे या जो सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर होगा वो कैसा होगा। हम जो डिज़ाइनिंग ही करें अपनी सिक्योरिटी लेवल की, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सेफ करना पड़ेगा। जैसे बार बार वही है आपसे चर्चा हो रही कि वीपीएन, फायरवॉल, आपके लैंडमैन वैन, आइडियाज़, ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे आप टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपने आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी। ऐसे हम कोई कंपनी, कंप्यूटर सिस्टम की कंपनी, कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, तो उसके लिए जो हमारे पास पीपल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है उस कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के लिए, उनकी क्या आर्किटेक्चर में क्या बेस होना चाहिए, वो आर्किटेक्चर कैसे बनाएं, कैसे वो उसको मैनेज करें, उस पर कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे वन बाई वन थोड़ा वो देख लेते हैं, फिर आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। एक्वायर अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे बात कि जो कंपनी की विज़न है, मिशंस है, अंडरस्टैंडिंग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। प्लान, रिसर्च एंड डिज़ाइन रोबस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर एनी IT प्रोजेक्ट। प्लान्स होने, जो प्लान है आपके, रिसर्च जो चल रहे हैं लगातार, डिज़ाइनिंग आप देखते हैं लगातार फ्रेमवर्क बदलते हैं, ब्लूप्रिंट हमेशा चेंज होते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट आपके IT में जो कि लगातार यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें देख के चलना पड़ेगा, ठीक है, मैनेज करना पड़ेगा आपको, तभी आप अच्छा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें, वही डेवलपिंग देखिए, लैंडमैन वैन, आपका जो भी मतलब नेटवर्क इशूज़ जो भी है, VPN होने चाहिए, राउटर, फायरवॉल, ये सब इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं नेटवर्क की, ठीक है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, PKIs और सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़, आपने पढ़ा होगा पैन देखा कि इनका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सिक्योरिटी पैरामीटर के लिए। इन दोनों डिजिटल सिग्नेचर आपने पढ़ रखा है, तो ये सारी चीज़ें IDS हैं, VPNs हैं, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आर्किटेक्चर में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब डिज़ाइन सिक्योरिटी इशूज इन हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ क्या इशूज़ आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको भी देख लिया जाए। विद रिस्पेक्ट टू चिप्स एंड द डिवाइस in which they recite tasks such as performing internet search, editing document on a computer, making mobile phone call and conducting a financial transaction rely on complex interplay between software and hardware। देखिए हार्डवेयर बहुत कॉमन है, आप फिजिकल एसेट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जो कि कंप्यूटर में, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़, रैम है, कीबोर्ड है, डिस्प्ले है, प्रिंटर, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, माउस, इनको आपको जब भी आप बनाएं, जब भी देखें, तो आपके पास जो भी मालिशियस एक्टिविटीज़ हैं, अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़ हैं, वो इस पे ना हावी हो पाएँ। आप इनकी जो लोकेशन है, चिप्स हैं, आप हार्ड डिस्क को बहुत सही से रखिए। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, उनकी टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी, कैसे कैसे आपका सर्वर, क्योंकि हार्ड डिस्क यूज़ होगा मेमोरी के लिए, ऐसे बहुत सारी सर्किट्स हैं, आपकी GPS चिप्स हैं, ठीक है। तो ये आपको भी प्रोसेसर चाहे आपका चाहे रहा है, उसको भी को मैनेज करना चलना पड़े। जैसे डेटा स्टोरेज एंड डाउनलोडेबल डिवाइसेस है, नेक्स्ट टॉपिक आपका डेटा स्टोरेज एंड डाउनलोडेबल डिवाइस। डेटा स्टोरेज, डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत सारी डिवाइस का यूज़ होता है। लास्ट जैसे आप बहुत पहले से सुनोगे, CD, DVD सुना होगा आपने, CD, DVD है, डेटा स्टोरेज तो करते हैं। आजकल आप मोबाइल फ़ोन का भी रैम रोम जो आपको देखते हैं कि कितना ज़्यादा है, कितना कम है, तो किस बिहाफ पे आप देखते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं कि आपका जो डेटा है वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा, एज आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज़ करने लगे हैं,
आप पेन ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हैं। आपका कोई भी डेटा है GB MB KB में, आप उसको कहीं वन प्लेस टू अनदर आप स्टोर करके रखते हैं। डाउनलोडेबल डिवाइसेस जो है, डाउनलोडेबल डिवाइसेस का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन सर्वर के एंड से आप डाउनलोड करते हो, आपके इंफॉर्मेशन काम की है या आप कहीं पे इसको यूज़ करना चाहते हो, तो उनके हेल्प के लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते दैट इज़ द डाउनलोडेबल डिवाइसेस। जैसे कंप्यूटर का यूज़ करते हो, टैबलेट का यूज़ करते हो, मोबाइल का यूज़, सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ हो रहा है, मोबाइल का यूज़ हो रहा है। सॉन्ग आप करते हो, कोई सॉफ्टवेयर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो ये इन सब सारी चीज़ डाउनलोडेबल डिवाइसेस है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ IT एसेट्स। फिजिकल सिक्योरिटी क्या है IT एसेट्स के लिए? अभी हम लोगों ने ऊपर सबसे चर्चा किया था, जो 3 आपके बेसिक पैरामीटर थे उसमें एक फिजिकल सिक्योरिटी भी थी। तो फिजिकल जो सिक्योरिटी है वो आपकी IT एसेट्स के लिए, फिजिकल सिक्योरिटी डिस्क्राइब सिक्योरिटी मेजर्स दैट आर डिजाइन टू डिनाई एक्सेस टू अनऑथराइज्ड पर्सनल फ्रॉम फिजिकली एक्सेसिंग अ बिल्डिंग, फैसिलिटी, रिसोर्सेज और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल फॉर प्रोटेक्टेड फैसिलिटीज आर जनरली इंटेंडेड टू। देखिए बेसिक कॉमन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि फिजिकल जो सिक्योरिटी आपको, जैसे आप गार्ड लगा के रखते हैं, कॉमन सेंस के गार्ड क्या है कि आपकी बिल्डिंग में कितना पर्सन आया, कब कब क्या एंट्री लगाता है। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके गेट पे गार्ड बैठे हुए हैं, वो आप कौन सा स्टूडेंट कब जा रहा है, कॉलेज से बाहर कब एंट्री किया, तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन 1 बाई 1 स्टोर होती रहती, कब आप आए कब गए। तो ये क्या है आपका, दैट इज़ अ फिजिकल सिक्योरिटी, एक जनरल पर्पज़ के लिए। वैसे ही सिक्योरिटी आपको क्या IT एसेट्स के लिए देनी है। जो आपके पास गुड्स है, एसेट्स मतलब पूंजी है, जो भी आपका गुड्स से सामान है IT से रिलेटेड, उन सब के लिए आपकी जो पूरी बिल्डिंग है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, नेटवर्क लगा हुआ है, और भी ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं आपके सिस्टम में, उन सब को यूज़ करने के लिए, आपको एंट्री करने के लिए, जैसे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम होता है कि आप क्या क्या एक्सेस कर पाएंगे, तो उन सब को मॉनिटर करने के लिए, वॉच करने के लिए फिजिकल सिक्योरिटी की आपको नीड है। जैसे कॉमन आपका क्या है कि फिजिकल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, डेटर पोटेंशियल इंट्रूडर्स, इंट्रूडर को आपके हेल्प पड़ेगी। जैसे वार्निंग साइंस है, आपको अभी कोई प्रॉब्लम अकर हो तो आपको एक सायरन बजे, वार्निंग साइंस मिल जाए, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई पर्सन आया, तो उस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, अब अलग अलग देखिए ऐसे 1 बाई 1 चीज़ें हैं कि डिले एंड आइडली प्रिवेंट इंस्टीट्यूशनल अटेम्प्ट, जैसे स्ट्रॉन्ग वॉल्स है, डोर्स है, लॉक्स है, ऐसे ये बहुत कॉमन है कि आप अच्छे लॉक्स का यूज़ करें और डोर अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब एक हम लोग पहला एग्जांपल 1 बाई 1 लेके चलते हैं। इसमें आपका क्या है कि CCTV कैमरा, कई सारे पहला लेते हैं। CCTV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। CCTV का फुल फॉर्म क्या हो जाता है भैया? क्लोज सर्किट टेलीविज़न है। ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न है। आपका एक्सेस कंट्रोल, जो फिंगरप्रिंट आपका एक्सेस करता है, लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, ट्रिगर्स जो है आपके, तो 1 बाई 1 इनका यूज़ करने से फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ IT एसेट्स। ठीक है, तो ये बेसिक आपके IT एसेट्स है, जैसे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया, CCTV हो गया, डिजिटल लॉकर हो गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ करके रखते हैं। तो ये एक्सेस कंट्रोल जो है, एक्सेस कंट्रोल को हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम आपको पहले वाली क्लास में पढ़ा दिए हैं, यहाँ नोट्स में फिर भी आपको है तो आप इसको देख लेना। तो यहाँ पे कई सारे टाइप है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है, जो भी आपके एक्सेस कंट्रोल के टाइप्स हैं, रूल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। ठीक, रूल बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ 4 टाइप में है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस आपको क्या करना है, जब किसी सर्विस को एक्सेस करने की जो परमिशन होती है, आप वहाँ पे डेटा को मॉडिफाई कर पाओ, चेंज कर पाओ, डिलीट कर पाओ, उनकी सर्विस को एक्सेस कर पाओ, यूज़ कर पाओ, दैट इज उनके यूज़ के लिए आपको एक्सेस कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 4 टाइप के एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, ये लास्ट वाली क्लास में किया, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने बात, हम लोग अब नेक्स्ट पे आते हैं। CCTV की कर रहे थे, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न आल्सो नोन एज अ CCTV, ये आपको हम इसको और भी क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज अ वीडियो सर्विलांस, इज द यूज ऑफ वीडियो कैमरास टू ट्रांसमिट अ सिग्नल टू अ स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ लिमिटेड सेट ऑफ मॉनिटर्स। इनका यूज़ हम क्यों करते हैं? इसका यूज़ हम बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। किसी प्लेस पे हम इसको लगा देते हैं, किसी प्लेस पे हम इसको रखते हैं, उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि वहाँ की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको ये लगातार मॉनिटर करता है, और उन चीज़ों को हम किसी विद हेल्प ऑफ मॉनिटर हम एक्सेस करते रहते, देखते रहते हैं, समझ सकते। जैसे बैंक में है, आपके कॉलेज में है, मिलिट्री ऑपरेशंस में है, जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उन सब जगह पे यहाँ पे
सीसीटीवी कैमरे का यूज़ होने लगा, लोग घर पे भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उन सब चीज़ों पे, ताकि आपके घर पे जैसा सपोज दैट आपने घर पे इंस्टॉल कर रखे, कितने पर्सन आए, कब कब आए, तो इससे क्या होगा, कोई भी पर्सन कब चाहे वो आप 24 आवर्स ये वर्क करता रहता है। और आईपीसीसी टीवीज़ है कि आप यहाँ ऐसा नहीं कि आपको हमेशा अपने कॉलेज में रहना है, अपने कंपनी में बैठ के देखना है, आप आई विद हेल्प ऑफ आईपी आप कहीं पे भी हैं, मुंबई का आप देख सकते हैं, लखनऊ का देख सकते हैं, ठीक है। उसके जरिए आप कहीं का भी सीन आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सीसीटीवी का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्राइम प्रिवेंशन के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए, स्कूल्स के लिए, ये बेसिक आपको 4-5 दिन के अलावा बहुत सारे हैं। ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, और आपके इसरो, डीआरडीओ, इन सब पे भी होता है कि हर एक चीज़ पे एक्टिविटी रहती है, मॉनिटर करना होता है, वॉच करना होता है, एक एक सेकंड की आपकी जानकारी रहती है, और उसके बिहाफ पे वर्क चलता है कि क्या क्या चीज़ें का आपको कैसे मॉनिटर। इंडस्ट्री में इसका भी यूज़ है कि आपका प्रोडक्शन एरिया कैसा है, वर्कर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन कौन आया कौन कौन नहीं है, वॉट एवर। ट्रैफिक मॉनिटरिंग में आप देख सकते हैं आजकल ई चालान खूब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ट्रैफिक मॉनिटरिंग में आपका खूब सीसीटीवी का उपयोग किया है कि आप जैसे बैरियर ब्रेक कर रहे हैं, आप जैसे ही रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको ई चालान आपके गाड़ी के नंबर के थ्रू स्कैन करके और आपके घर पे ई चालान भेज दिया, इलेक्ट्रॉनिक चालान। स्कूल्स में, कॉलेजेस में सीसीटीवी में भी इंस्टॉल्ड है, स्कूल मॉनिटर रजिस्टर। कितने बच्चे जैसे बाहर से जो भी पर्सन आप विजिटर कॉलेज में आ रहा है, स्कूल में आ रहा है, कब आया कब क्या, इन सब चीज़ों के लिए हम सीसीटीवी जरूरत है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इसका बहुत हम लोग बहुत नेक्स्ट लास्ट वाली क्लास में आइडियाज़ की चर्चा की, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की कैसे वर्क करता है, कितने टाइप के होते हैं, इन सब का। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैकअप सिक्योरिटी मेजर्स। द एवरेज कंप्यूटर यूज टू हैव अ लीस्ट 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स इन टू प्लेस प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, टैबलेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब बात आती है कि आपकी जो बैकअप की बात आती है, बैकअप समझ रहे हैं कि आपके डेटा को स्टोर करना है, जब कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि देखिए ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी गलती से या किसी और भी गलती की वजह से आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाता है, वो डेटा आपका डिलीट हो जाता है, और कभी भी इस डेटा को आपको जब ज़रूरत पड़ती है तब आप उसका एक्सेस नहीं कर सकते, उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, एक बैकअप सिक्योरिटी बनाते हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए तो हम हमेशा उसके लिए बैकअप के लिए हमेशा तैयार रहें, रेडी रहें। तो इन सब चीज़ों के लिए सिक्योरिटी मेजर जो बैकअप के लिए, तो हम पहले से क्या करते हैं कि इतना सिक्योर रखें डेटा को, कोई डिलीट ना कर पाए। पहले तो ये हम देख लें। तो डेटा बैकअप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके पास कई बार ऐसा होता है कि हार्डवेयर फेलियर हो जाता है, कोई वायरस अटैक से आपका डेटा लॉस हो जाता है, कभी कभी पूरा आपका हार्ड डिस्क ही क्रैश हो जाता है, आपका सिस्टम ही किसी और भी रीज़न से आपका सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो आपका सपोजर कोई डेटा उस सिस्टम में है, तो आप उसको दोबारा रिट्रीव कैसे करेंगे, कोई प्रॉब्लम और आपका डेटा की ज़रूरत है। तो इनके बिहाफ पे डेटा बैकअप्स की हमें नीड पड़ती है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ठीक, तो इनके लिए हम क्या करें, 3 स्टेप्स फॉर सॉलिड बैकअप सिनेरियो। 3 बेसिक स्टेप्स आपको दी। बैकअप शुड बी परफॉर्म लोकली टू एक्सटर्नल मीडिया लाइक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और लोकल ड्राइव। सबसे पहले जो भी डेटा है, एक पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हम पूरे डेटा को किसी, जैसे आपके लैपटॉप में, तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ करके उस सारे डेटा को, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उनको पहले से ही कहीं पे रखो, ठीक। ये हो गया। डीवीडी आप कम डेटा है तो डीवीडी सीडी का पहले बहुत यूज़ होता है, आजकल सब चिप्स का, माइक्रो चिप्स का यूज़ कर रहे हैं, पेन ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप इसको बना के रख सकते हैं। दूसरा जो है, लोकल बैकअप नीड टू स्टोर्ड अवे फ्रॉम द कंप्यूटर, प्रीफरेबली टू अनदर लोकेशन इन द केस ऑफ फायर और फ्लडिंग। जैसे एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक लोकल बैकअप बना के रखें, एक लोकल सेंटर बना, एक सर्वर आपका यहाँ है तो हम उससे काफ़ी दूर पे किसी दूसरी सिटी में, किसी दूसरे जगह पे, स्टेट में हम एक लोकल सर्वर बना के रखें, लोकल ऑफिस बना के रखें, जहाँ पे ऑलरेडी आपका डेटा सेव रहे। कभी भी जैसे फ्लड, बाढ़ आ गई, आपका कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, फ्लडिंग, कोई भी टाइप का आपका आग लग गया आपकी कंपनी में या ऑफिस में, तो आपका डेटा पूरा जल जाएगा, तो काम सारा रुक सकता है। तो इसकी वजह से हम लोकल बैकअप्स भी हम स्टोर कर सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑनलाइन बैकअप्स। आजकल देख रहे हैं ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, आप टोल फ्री नंबर के हेल्प से आप चाहें तो आप अपना सारा डिटेल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, कि ऑनलाइन बैकअप है, जो आपका बैंक है बगल में,
जो आपके मान लीजिए आपकी सिटी में है, लेकिन उसका बैकअप वो हेड ऑफिस पे भी अलग अलग लोकल सेंटर बने हुए हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, उन जगह पे आपका ऑनलाइन बैकअप। आजकल आपका ऑनलाइन बैकअप के लिए जीमेल भी, आप अपने जीमेल के अकाउंट में 17 GB तक डेटा आप बैकअप रख सकते हैं। आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स, आपके जो भी फ़ोटोज़ हैं, आपके जो डेटा हैं, उन सबको भी देख सकते हैं, ठीक है। और भी आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेसेस हैं जिस पे अपने डेटा को या अपनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, फाइल्स को, रिकॉर्ड को मेंटेन करके चल सकते हैं। दैट इज़, तो इसलिए हम बैकअप का यूज़ करते हैं। अब हम सर्वर, कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोकल सर्वर भी क्रिएट करके कई जगह पे सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि अगर एक सर्वर काम करना बंद कर तो दूसरे सर्वर को, ये क्या है, बैकअप ये था कि एक सर्वर वो दोबारा हमारा काम करना, इससे हमारा जो सर्विस है वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक जो थे वो आपके पूरे इस वाले थर्ड यूनिट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब हम लोग फोर्थ यूनिट, देखिए नोट्स मैंने आपको दिया है, नोट्स आप लगातार, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि घर पे हैं आप, अच्छे से पढ़ाई करिए, इस टाइम का यूटिलाइज़ करिए आप, ठीक है। नोट्स पूरा पढ़िए आप, और उसके बाद अगली वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर नेक्स्ट वाला मतलब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप थर्ड यूनिट कंप्लीट, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस टॉपिक से किसी भी टॉपिक से होती है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। आपके एग्ज़ाम होंगे, सेशनल एग्ज़ाम्स भी होंगे, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो इसलिए आप पढ़ाई ज़रूर करिए, घबराइए नहीं, ठीक है। घर पे रहिए, अच्छे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो आज के लिए आपको इतना ही, थैंक यू।